एक लड़का शादी के लिए बहुत दिन से परेशान था। उसको जो भी आदमी मिलता था उससे यही बोलता था, भाई मेरी शादी करा दो। लगातार कोशिशें करने के बाद उसकी एक दिन कोशिश सफल होती है, उसको एक दुल्हन मिल जाती है। और जो दुल्हन मिलती है तो ये तय होता है कि शादी जो भी होगी बहुत ही ज़्यादा सादगी से होगी। तो एक तारीख तय कर दी जाती है और दोनों की शादी उस मंदिर में कर दी जाती है। दोनों लोग मिलते हैं, अगले दिन सुहागरात मनाते हैं। दरअसल जो दुल्हन होती है वो दुल्हन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली होती है। और ये जो दूल्हा होता है, ये दूल्हा ये उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर एक जिला लगता है, वहीं का रहने वाला होता है। और इसका जो गांव लगता है, गांव का नाम होता है दूधाधारी। अब ये दोनों जो होते हैं सुहागरात मनाते हैं और सुहागरात मनाने के बाद अपना खाते पीते हैं, क्योंकि वो दुल्हन जो थी वो घर का कुछ सामान लेकर आई थी और कहा जाता था कि जो मायके का जो सामान आया है वो सभी लोगों को खाना होगा। तो घर के सभी लोग वो सामान खाते हैं और खाने पीने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। तो सुबह जब जो आसपास की महिलाएं जो दुल्हन को देखने के लिए आती हैं, तो महिलाओं ने जैसे ही पूरे घर को देखा तो सभी के पैरों तले झुक गए। घर पर जितने भी लोग होते हैं सारे बेहोशी की हालत में होते हैं, किसी को होश ही नहीं था। उन्हें होश में लाया जाता है तो पता चलता है कि जो दुल्हन थी वो सारा सामान समेट कर यहाँ से फुर्र हो चुकी है। दुल्हन तो गायब हो चुकी है। अब जो दूल्हा होता है वो दूल्हा परेशान हो जाता है। आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि एक काम करो, तुम थाने जाओ, ये जो भी दुल्हन थी ये फ्रॉड थी और तुम्हारे साथ टप्पेबाजी हो चुकी है। मामला की FIR दर्ज की जाती है। जो दूल्हा होता है उसका नाम होता है बादल। ये बादल सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है, वहां पर FIR दर्ज कराता है। 1 मार्च 2024 को उसकी शादी होती है। दुल्हन जो होती है उसके साथ सुहागरात मनाती है। सुहागरात मनाने के बाद अगले दिन समाज समेट कर वो वहां से गायब हो जाती है। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। जो दुल्हन होती है, दुल्हन की तलाश करना पुलिस शुरू कर देती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। 6 मई 2024 को आखिरकार दुल्हन और उसके जो 6 लोग साथी होते हैं वो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उनको लेकर थाने आती है और सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। जब मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, क्योंकि जिसको भी जेल में जिसको भी गिरफ्तार कर लाया जाता है उसका मेडिकल परीक्षण कराना जरूरी होता है, ये देखने के लिए कि वो कोई बीमार तो नहीं है, अस्वस्थ तो नहीं है, ऐसा ना हो कि जेल के अंदर जाए और मर जाए। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आती है तो मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि ये बात दूल्हे को बताया जाए कि ना बताया जाए। तो जो दूल्हा होता है उससे एक बार कहा जाता है कि इस लड़की को देख लो, क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुमने शादी की है, सुहागरात मनाई है? तो दूल्हा इस लड़की को देखता है फिर से और फिर बोलता है कि मैं बिल्कुल पक्के दावे से कह रहा हूं कि यही लड़की है जो मेरी पत्नी थी, इसी के साथ मैंने सुहागरात मनाई थी। जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। लेकिन अब बताना तो था ही, छिपा नहीं सकते थे कि आखिर, क्योंकि पुलिस का मामला था, छिपाते तो उनके ऊपर बात आ जाती। दरअसल जो दुल्हन थी उसको एड्स की बीमारी थी, वो एड्स से पीड़ित थी। जब दूल्हे को ये बात पता चलती है तो दूल्हे के पैरों तले जमीन खसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर करें तो क्या करें। एक तो बेचारे की शादी नहीं हो रही, उसके बाद जब शादी हुई तो ऐसी लड़की से शादी हुई जिसको एड्स है। अब जो महिला होती है वो एड्स से पीड़ित होती है। इसके बाद जो दुल्हन होती है वो जेल जाती है। उसके जो बाकी साथी होते हैं सभी लोग जेल जाते हैं। सब के सब जब जेल चले जाते हैं तो मुजफ्फरपुर नगर के जो जेलर साहब होते हैं उनसे जब मीडिया वाले बातचीत करते हैं और दुल्हन के बारे में पूछा जाता है, तो दुल्हन के बारे में जब दुल्हन से पूछताछ होती है, दुल्हन से पूछते हैं कि तुमने ऐसे कितने लोगों को लूटा है? तो दुल्हन कहती है कि मैंने ऐसे फिलहाल में 5 लोगों को लूटा है। जब ये खबर मीडिया में और सोशल मीडिया में आती है तो चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। अब ये दुल्हन होती है, इसको एड्स की बीमारी होती है। एक तरफ जेलर ने जैसे ही ये सारी बातों का पता किया कि वो जिन 5 लोगों के साथ उसने और सुहागरात मनाई है उनके अंदर भी यही बीमारी हो सकती है। जो दूल्हे थे इन दूल्हों की तलाश शुरू कर देती है पुलिस। अब धीरे धीरे जो पुलिस वाले होते हैं उनको जब ये पता चलता है तो उनकी नींद खराब हो जाती है और पुलिस वालों को चैन नहीं पड़ रहा कि उन लोगों की तलाश भी करनी जरूरी है जिन 5 लोगों के साथ इस औरत ने और संबंध बनाए हैं। जहां जहां ये खबर फैलती है तो दुल्हन के चर्चा शुरू हो जाती है। अब सभी लोग, मोहल्ले वाले और गांव वाले सभी लोग परेशान हो जाते हैं
कि दुल्हन को एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। दरअसल ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा हंसी भी आएगी और बहुत ज्यादा आपको हैरानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा कि इस औरत ने ऐसा किया तो क्यों किया। वाकई में ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों के सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है कैमूर। मैं जो बता रहा हूँ आपको 20 जनवरी 2020 की पटना से चलकर भभुआ को जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस होती है। 20 जनवरी 2020 की रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास जो है एक रास्ता होता है कुदरा नाम का, रेलवे स्टेशन पड़ता है। वहां से दो लड़के, एक का नाम होता है दीपक और दूसरे का नाम होता है वीरेंद्र प्रताप सिंह। ये दोनों लड़के जो होते हैं ये अपने स्टेशन पर उतरने वाले ही होते हैं। जैसे ही उतर जाते हैं तो धीरे धीरे पैदल चलने लगते हैं। तो इसी बीच जो दीपक होता है, दीपक की नजर पड़ती है एक लड़की पे, जो लड़की बोगी में बैठी थी, और वीरेंद्र से बोलता है कि यार मैंने एक लड़की को देखा है जो पूरे डिब्बे में अकेले ही बैठी है। तो अब जैसे ही ये बात उसका दोस्त सुनता है तो उसको यकीन नहीं हो रहा, तो वो बोलता अच्छा रात के 11:30 बजे, यार मौका तो अच्छा है। तो अब दोनों लोग क्या करते हैं, ट्रेन से उतर तो गए थे लेकिन फिर वापस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उस महिला के उस डिब्बे पर जाकर रुक जाते हैं। जैसे ही वहां पर महिला को देखते हैं और महिला को कुछ देर देखते हैं तो उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे ट्रेन आगे चल रही थी। बड़ी मुश्किल से अगर उसमें उन लोगों ने देखा तो 2-3 मुसाफिर ही इधर उधर आते जाते दिखे, बाकी कोई मुसाफिर उसमें नहीं दिखा क्योंकि पूरी बोगी खाली थी। अब जो महिला होती है धीरे धीरे उसको ये लोग देखते हैं और उसकी तरफ नियत इन लोगों की खराब हो जाती है। दीपक और वीरेंद्र जो दोनों दोस्त थे, ये लोग प्लानिंग से ही तो ट्रेन के ऊपर चढ़े थे और उस महिला को छेड़ना शुरू कर देते हैं। वो महिला ने विरोध किया तो उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो हम तुमको उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। अब ये महिला जो होती है ये तो अकेली थी, ये डर जाती है। 2 लड़के रात का समय कहीं फेंक देंगे, मर जाएगी, क्या मतलब है। तो महिला डर जाती है और वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद वो जो लड़के होते हैं, जितने वहां पर दरवाजे और खिड़कियां होते हैं सबको बंद कर देते हैं। उसके बाद उस महिला के साथ दोनों मिलकर एक एक करके उसका बलात्कार करते हैं। अब जो भभुआ होता है ये लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर होता है। तो आसपास जो ट्रेन चल रही थी वैसे ही धीरे धीरे बारी से जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी ये लोग बारी से उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। वो विरोध करने की कोशिश कर तो रही थी लेकिन इन लोगों ने उसको डरा दिया था कि अगर तुमने कुछ भी विरोध किया या तुमने चिल्लाया या कुछ भी किया तो हम तुमको मार देंगे। अब वो बेचारी करे तो क्या करे। अब वो महिला शांत तो हो जाती है और उसके साथ ये लोग जो भी गंदा कृत्य कर रहे थे वो कृत्य उन लोगों को करने देती है। मिला जुलाकर ये लोग जब अपना काम कर रहे थे, उस औरत के साथ गंदा काम कर रहे थे और एक आदमी काम कर रहा था और दूसरा उसका जो दोस्त था वो उसका वीडियो बना रहा था। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। अब जो भभुआ स्टेशन था, भभुआ स्टेशन जो था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही गाड़ी पहुंचती है और रुक जाती है, क्योंकि ये अंतिम रेलवे स्टेशन होता है। अब जो अंतिम स्टॉपेज होता है तो यहाँ पर अगले दिन के लिए ये गाड़ी अब यहीं से बनकर फिर से चलने वाली थी। अब जो जीआरपी आरपीएफ होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी ट्रेन वहां पर रुकी है उनकी पूरी देखभाल करें कि ऐसा तो नहीं कि कोई यात्री हो जो वापस सो गया हो, जो कि रात का समय था, आदमी सो जाता है। तो जो रेलवे पुलिस थी वो मुसाफिरों को देखना शुरू कर देती है कि कोई सो तो नहीं गया, किसी की आंख तो नहीं लग गई। अब धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है। जो एक के बाद एक डिब्बा वो लोग देखते हुए जा रहे थे, तो जैसे ही वो लोग आगे और बढ़ते हैं तो उनको कुछ चीखें सुनाई देती हैं। जैसे ही चीखें सुनाई देती हैं तो उनकी नज़र उस बोगी की तरफ पड़ती है जहाँ से चीखें चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो अब ये जो महिला कांस्टेबल होती है, एक पुरुष कांस्टेबल होता है और एक दरोगा होता है, ये तीनों लोग उस डिब्बे की तरफ भागते हैं और दौड़ते दौड़ते उस बोगी के पास पहुंचते हैं। अब क्योंकि अंदर जाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन दरवाजे तो अंदर से बंद थे, जो खिड़कियां थी खिड़कियां भी बंद थी। अब तीनों पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि यार किया जाए तो क्या किया जाए। तो लोग झांक कर देखते हैं और आवाज लगाते हैं कि हम पुलिस हैं, तुम लोग जो भी हो, जिसके साथ भी गलत काम कर रहे हो, रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा अंजाम नहीं होगा।
तो पुलिस जब इस तरीके की धमकी देती है तो अंदर दीपक और वीरेंद्र, ये दोनों की हालत खराब हो जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया, पुलिस कहाँ से आ गई। और अब जो महिला थी वो जो जो से चीखने चिल्लाने लगती है कि साहब मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं, मैं अकेली हूँ, अंदर कोई नहीं है, यही दोनों है। जैसे इसने जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसके बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक जो लड़का होता है वो पुलिस वालों को धक्का देकर भाग जाता है। अब जो दूसरा लड़का होता है वो लड़का अपना कपड़े पूरी तरीके से पहन नहीं पाया था, तो वो अपना कपड़ा पहन रहा था और उसे संभलने का मौका नहीं मिला। तो ये जो लड़का होता है ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। अब उसको पुलिस पकड़ लेती है और जो महिला होती है उस महिला को पानी वानी पिलाया जाता है, उसको ढांढस बनाती है, बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, जो भी होगा अब हम लोग आ गए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही थी, अकेली क्यों हो। पुलिस वालों के तमाम सवाल थे जो जायज थे। पुलिस वाले उससे जब सवाल पूछते हैं कि जो दो लड़के तुम्हारे साथ गंदा काम कर रहे थे क्या तुम उनको जानती हो, तो वो बोली साहब मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ, ये लोग अचानक मेरे बोगी में आ गए, मेरे पास आ गए और मेरे से छेड़खानी करने लगे और चलती ट्रेन में ही ये लोग मेरे साथ बलात्कार किया, मेरा गंदा काम किया। अब पुलिस वालों ने जैसा सुना तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। अब पुलिस वालों की परेशानी बढ़ जाती है। दरअसल परेशान होने वाली बात ही थी, जो महिला होती है वो बताती है कि मैं गया गई हुई थी। अब चूंकि गया काफी फेमस है, वहां पर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर गई थी वहां से दवा लेने, और उससे पूछा गया कि किस चीज की दवा तुम लेने गई थी और क्या तुमको बीमारी है। तो उसने बताया कि साहब मुझे एड्स की बीमारी है और मैं अपना इलाज कराने के लिए गया गई थी और मैं अक्सर जाती रहती हूँ और ये जो ट्रेन है ये यही मेरे घर के लिए जाती है, इसलिए मैं इसी पर बैठ जाती हूँ। पटना से भभुआ के लिए जो ट्रेन चलकर आती है, अब शाम के समय ये ट्रेन चलती है और पटना से भभुआ की तरफ रात को पहुंचाती है लगभग 12 बजे के आसपास, और इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कभी कभी हो जाता है। इसका आने जाने का जो एक ये रास्ता था, ये एकमात्र रास्ता था। अब ये वहीं से आ रही थी। अब जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो पुलिस वालों को एक बार तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर से उससे पूछा कि तुम किस चीज का इलाज कराने के लिए आती हो। तो उसने कहा कि साहब मुझे एड्स की बीमारी है, दरअसल ये बीमारी मुझको मेरे पति से मिली थी। उसके पति की जो हालत थी वो दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और वो बहुत ज्यादा बीमार होता जा रहा था, और जो पति होता है वो इसको छोड़कर चला जाता है और बोलता है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकता। जब ये जो पति होता है उससे अलग हो जाता है, कुछ दिन के बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन ये वो महिला नहीं जानती थी कि भभुआ के थाना क्षेत्र की ही एक गांव की रहने वाली एक महिला होती है, जो बीमारी उसके पति को थी वही बीमारी उसके पास उस महिला से आई थी। और जैसे ही इसके पति की मौत हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद उस महिला की भी मौत हो जाती है जिस महिला से इसको ये बीमारी लगी थी। और जब बात बिगड़ने लगती है तब वो महिला परेशान हो जाती है और पटना में अपना जाकर इलाज कराना शुरू कर देती है। इलाज के दौरान आना जाना लगा रहता था। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब ट्रेन से ही आना जाना अच्छा रहता है। 20 जनवरी 2020 की रात उसके लिए इतनी ज्यादा भयानक रात होगी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना हो जाएगी, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जो दो लड़के थे ये कौन है, कहाँ से आए, ये पता नहीं था। तो जो लड़का पकड़ा गया था उसका नाम दीपक सिंह था। तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा साथी का नाम क्या है, वो बता रहा है वीरेंद्र प्रताप सिंह। एक की उम्र होती है 26 साल, एक की उम्र होती है 28 साल। तो उससे पूछा जाता है तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग सर कुदरा के रहने वाले हैं और कुदरा से ही 20 किलोमीटर दूर पर चेती मोहल्ला है, वहीं पर हम लोग रहते हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा तुम लोग इस महिला के साथ ये सब गंदा करते तुम लोगों ने क्यों किया। वो बोला सर हम लोग को कुछ पता नहीं था, ये अकेली थी तो हम लोगों को लगा कि मौका अच्छा है हाथ मार लिया जाए, इस वजह से हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। तो पुलिस वालों ने बताया कि इस महिला को एड्स की बीमारी है। जैसे ही ये बात लड़के को पता चली तो उसका बेचारे का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वहीं पर रोने लगता है। अब इसके बाद जैसे ही लड़के के घर वालों को ये बात पता चलती है, घर वालों का भी रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। अब ये जो लड़के थे इन लोगों ने बहुत ही गंदा और घिनौना कृत्य किया था। इसके बाद ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने काम कैसे किया। तो वो लड़का बताता है कि इस लड़की का हमने मुंह बंद कर दिया था, जिस वजह से
ये लड़की किसी को बता ना सके और चिल्ला ना पाए। ये जो लड़की थी, ये लड़की अपनी जान बचाने की कोशिश तो कर रही थी और इस वजह से ये लड़की शांत हो जाती है, लेकिन अब वो अकेली थी, वो करती भी तो क्या करती। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली और रेप जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। इन लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। उस वक्त इन लोगों को कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। इसके बाद मीडिया ने जब बड़े अधिकारियों से इस मामले में साक्ष्य और तथ्य जुटाने की कोशिश की कि इसके बाद इसमें आगे क्या कार्रवाई हुई, तो पुलिस जो थी, पुलिस ने उन लोगों की चार्जशीट बनाकर आगे भेज देती है और उसके बाद इनको क्या सजा मिली, ये सब जो होता है, ये मीडिया को, जब मीडिया और इसमें खोजबीन करती है तो मीडिया को इस बारे में ज़्यादा कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर जानकारी की बात कहें तो जो जीआरपी होती है, जीआरपी इसको अदालत में ले जाती है और इसके बाद इसका जो भी भारतीय कानून दंड संहिता के तहत इन लोगों के ऊपर जो भी चार्जेस लगाया जाएगा वो इन लोगों के ऊपर लगाया गया। लड़कों ने विधवा महिला के साथ घिनौना कृत्य किया और ये जो गंदा कृत्य किया, इसके बाद उनको बड़ी सजा तो मिलनी थी। हालांकि जो कानून है, कानून में सजा थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन ऊपर वाले की जो लाठी होती है उसमें कभी आवाज नहीं होती। भगवान ने इन दुष्कर्मी लड़कों को वहीं पर सजा दे दी, क्योंकि अब ये जो बीमारी थी ये उन लड़कों को भी हो चुकी थी। क्योंकि इसके पहले ये दोनों लड़के सही थे, लेकिन इन लोगों ने जो किया अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इस बात की गूंज जब सोशल मीडिया पर और अखबारों में हर जगह जब छा गई तो इसके परिवार का और इसके रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं था। बस आपको ये बताना था कि इस तरीके की चीजें समाज में होती रहती हैं। इसलिए रात में अगर आपकी माताएं और बहनें कहीं भी जाती हैं तो अकेले न जाएं और सुरक्षा के साथ जाएं। जहां भी जाएं सुरक्षा के साथ जाएं। किसी न किसी घर वाले के साथ ही इधर उधर कहीं पर जाएं, जहां भी अकेले जाएं, क्योंकि जो लड़की होती है, इस तरह के जो दरिंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं खाद लगाकर बैठे होते हैं। अब जिस महिला को एड्स की बीमारी थी, जो दुल्हन बनकर जो शादी करती है और लूटपाट करती है और भाग जाया करती थी, 5 दूल्हों के साथ उसने शादी की और उन दूल्हों की जिंदगी बर्बाद की। अब वो दूल्हे कौन है, वो दूल्हे तो मिले नहीं, लेकिन पुलिस फिर भी उनकी खोजबीन में अभी जुटी हुई है। और ये जो महिला थी, इसके जो 5 साथी थे, इन लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इस विधवा महिला के साथ जो भी दर्दनाक और भयंकर कृत्य हुआ, जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंचती है तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब क्योंकि कोई भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। इस तरह का गंदा कृत्य करना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होता, ना अपराधी के लिए और ना ही जिसके साथ ही होता है उसके लिए। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।